आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का दूसरा भाग कवर करेंगे और यह आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह आपके नए एग्जाम पैटर्न के मुताबिक भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए दूसरा भाग है। इसका पहला भाग आप एप्लीकेशन पे या फिर YouTube प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला भाग देखने के बाद ही इसे देखिए। यहाँ पे हम लाइन से इसे कवर कर रहे हैं और कई सारी बुकों को इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन है कि दीवान अमीर एक कोही नाम का एक विभाग जिस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था वो कौन है? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक राजा है। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक रूल करता है। इसी में था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है बर्नी। बर्नी लिखते हैं कि जब ये सुल्तान मर गया तो सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। देखिए, इसके पगला सुल्तान कहने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण कहे जाते हैं। पहला कारण ये था इसकी राजधानी को बदलना। पहले इसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। बाद में इसने कहा कि अब आप लोग चलिए दौलताबाद। अब दिल्ली और दौलताबाद जो कि लगभग महाराष्ट्र के आसपास है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की जो दूरी है बहुत ज्यादा है। अगर आपको पैदल चलना हो, घोड़े से चलना हो, ऊंट से चलना हो, तो इसने लोगों से कहा कि अब आप लोग चलिए दौलताबाद, वहीं बसिए और अगले 2 महीने बाद वहां पे राजधानी बना दी जाएगी। यहाँ पे लोगों को फोर्स किया गया और लोग यहाँ से पैदल घोड़े से चल दिए। दौलताबाद जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे भारी अकाल पड़ा, वहाँ पे भूखमरी हो गई। और जब ये देखा सुल्तान कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं बिना पानी के, बिना खाना के, तो इसने फिर कहा कि नहीं, अब आप लोग फिर चलिए दिल्ली। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि कई सारे लोग कहिए या फिर 10 से 20% लोग केवल यात्रा के दौरान ही मर गए। तो इसलिए इसको पगला सुल्तान कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे जो इसका मकसद था ये भी सही था। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली जहाँ पे है वहां से अफगान या फिर जो भी अरब यात्री थे, अरब राजा थे, आसानी से दिल्ली पर हमला कर देते थे, राजा को मार देते थे या फिर बंदी बना देते थे। तो इससे क्या होता था कि पूरा राज साम्राज्य चला जाता था। इसको देख करके उसने कहा कि अगर हम महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली पे यहाँ पे हमारी सेना रहेगी तो इतनी जल्दी राजा पे असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये फेल हो गया। दूसरा इसका ये सिस्टम था, उस समय होता क्या था कि अगर आपके पास इतना बड़ा चांदी का सिक्का है तो इसमें 1 किलो चावल मिल सकता है। अगर ये सिक्का चांदी का ही थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आपको 2 किलो मिल सकता है। अगर ये थोड़ा बड़ा है तो ये 3 किलो मिल सकता है या फिर 5 किलो मिल सकता है। ये सिस्टम था। आपके पास जितना भारी चांदी है उतना आपको मिलेगा। तो इसने क्या किया, कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, आपके पास जितने भी चांदी है उसे राज दरबार में जमा करवाइए और वहां से आपको तांबे के सिक्के जारी किए जाएंगे। तांबे का सिक्का एक ही तरह का होगा, उस पे राजघराने की मुहर होगी। यहाँ पे लिखा होगा, आज के जैसे हम लिख देते हैं 10 रुपए, उतना ही बड़ा सिक्का होगा, एक मुहर होगी। यहाँ पे लिखा होगा 20 रुपए, उतना ही बड़ा सिक्का होगा, एक मुहर होगी और वहां पे लिखा होगा 500 रुपए। देखिए, ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि एक ही तरह का सिक्का होगा और आप जब अपनी जो चांदी है उसको राजघराने में, राजकोष में जमा कराएंगे तो जितने की आपकी चांदी होगी उतने के आपके तांबे के सिक्के जारी कर दिए जाएंगे, जैसे आज हो रहा है। आज आपका क्या होता है, आपके हाथ में जो पैसा है उसकी कोई मूल्य नहीं है। वो तो आरबीआई ने आदेश दिया है कि जिसके हाथ में ये पैसा है उसको इतना देना है, धारक को इतने रुपए देने का वादा किया गया है। तो आपको लग रहा है कि इसमें सब कुछ है, लेकिन उस कागज की वैल्यू अगर आप कहीं और चले जाएं जहाँ पे रुपया नहीं चल रहा है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पैसा ले लिया गया है और बदले में आपको नोट दी गई है। सेम वही प्रक्रिया उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, लेकिन ये भी प्रक्रिया फेल हो गई। इसके फेल होने का कारण ये था कि आज के जैसे मुद्रा छपाई वाले सिस्टम वहां पे थे नहीं। तो वहां पे जो ब्लैक मार्केट होने लगी, लोग अपने घर पर ही इस तरह के सिक्के बनाने लगे फर्जी मोहर मार के। तो इससे क्या हुआ कि जो राजघराने में चांदी जमा हुआ था, अगर 10 लाख की चांदी जमा हुई थी राजघराने में, तो मार्केट में करीब करीब 100 लाख का पैसा चलने लगा। जब राजा को इस बात की पता चली कि मेन सिक्के और काले बाजार वाले सिक्के में कोई अंतर नहीं है, तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि सभी लोग तांबे के सिक्कों को लाकर जमा कर दीजिए और अपनी अपनी चांदी ले जाइए। जिसके पास जितने तांबे के सिक्के थे ये लोग राजघराने में जमा किए और चांदी ले गए। अब हुआ क्या कि जो ब्लैक वाले पैसे थे
जो ब्लैक वाला जो घर पे बनाया गया था ये भी राजघराने में जमा हो गया और बदले में राजघराने का पूरा कोष खाली हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि पगला सुल्तान। लेकिन आप देखेंगे तो इसने जो भी फैसले लिए वो दूरदर्शी थे, मतलब कि लंबे समय बाद वो सही साबित हुए हैं, लेकिन उसे वो सही साबित नहीं करा पाया। अगला है कि सल्तनत का डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है किसके द्वारा, तो ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में बताया है। देखिए इब्न बतूता क्या था, तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री है। यह अफ्रीका का यात्री था और ये भारत आया था। भारत आने के पीछे इसके कई मकसद थे। एक तो ये घुमक्कड़ था, मतलब कि कई देशों की यात्रा कर रहा था। कहा जाता है कि उस समय 5,000 से 57,000 से अधिक मील की यात्रा ये कर चुका था। तो कई देशों की यात्रा करते करते ये भारत भी आ गया, जैसे और देशों में जा रहा था। यहाँ पे कुछ समय तक इसने बौद्ध के बारे में पता किया। वैसे ये मुस्लिम था। तो इब्न बतूता में होता क्या है कि जब ये भारत में आता है तो वहां पे राजा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बना दिया। काजी बना दिया तो इब्न बतूता यहाँ पे 6 साल तक रहा। 6 साल के बाद इब्न बतूता ने कहा कि अब हमें अपने घर यानी कि अफ्रीका जाना है। अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहीं का यात्री था। तो जब ये मोरक्को जाने के लिए कहा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे साफ मना कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ काजी हैं और आपको यहीं रहना है। इससे जो इब्न बतूता था ये डर गया और कहा जाता है कि रात को दबे पांव यहाँ से ये भाग गया। इसलिए एक गाना आपने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता करके। तो इब्न बतूता जब यहाँ से अफ्रीका जाता है तो एक रेहाला नाम की बुक लिखता है। उसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि वो कैसे वहां पे रहा और कैसे वहां से उसको भागना पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अंक गणित का भी अच्छा जानकार माना जाता है। अगला है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो भी हम चैप्टर शुरू करेंगे उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहां पे जो आसान से आसान और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनने वाला होगा सब कवर कर लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे ले गया, तो अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली से ले गया दौलताबाद, फिर दौलताबाद से लेके आया कहाँ पे, दिल्ली। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा वही तो कि आपके हाथ में ये जो नोट है, अगर उस पर 200 लिखा है तो ये 200 का वैल्यू देगी। अगर उतना ही बड़ी नोट है उस पर 2000 लिखा है तो ये 2000 का वैल्यू देगा। ये सांकेतिक मुद्रा ही तो है ना। तो इसको सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। हालांकि वो जो मुद्रा थी वो तांबे की थी, जो कि स्कीम फेल हो गई और इसे पगला सुल्तान कहा गया। अगला है, देखिए इस तरह के वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कथन दिया रहेगा, कारण होगा, आपको बताना होगा कौन सही है कौन गलत है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही है, ये असफल हो गई। हमने आपको कारण भी बताया। और मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पे उचित नियंत्रण नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है कि जब उस पे नियंत्रण नहीं था कितना मुद्रा को प्रिंट करना है, लोग घर पे ही प्रिंट करने लगे और इसीलिए ये जो मुद्रा थी स्कीम थी ये फेल हो गई। अगला है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था कब, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कई बार पूछा गया है कि किस देश का था, तो मोरक्को का था। याद रखिए अफ्रीकी देश है। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला है कि वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कहीं कहीं आपको फिरोज तुगलक भी मिलेगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय खोला, तो रोजगार कार्यालय भी खोला गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और रोजगार भी दिलवाया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसी के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान खैरात, तो ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान खैरात। तो अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसको इब्न बतूता के द्वारा दिनार कहा गया। देखिए ये कथन है, इसका कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखिए ये कथन है और कारण है। आपको बताना होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या कथन सही है, कारण गलत है
या फिर कथन गलत है, कारण सही है, या फिर दोनों सही है और जो कथन कारण है कथन की व्याख्या करता है या फिर व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह के 4 विकल्प बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिनार तो इसने जारी किया था, लेकिन वो अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं किया था। तो ये यानी कि जो आर है यानी कि कारण है ये गलत है। अगला है कि सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पीडब्ल्यूडी के बारे में। ये था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए जाना जाता है, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। और इसी के नाम पे फिरोज शाह कोटला मैदान आपको क्रिकेट का देखने को मिलता है। चलिए कमेंट करके बताइए फिरोज शाह कोटला मैदान किस शहर में है। फिरोज शाह कोटला मैदान किस शहर में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो ये था फिरोज तुगलक। देखिए सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा काम किया फिरोज शाह तुगलक ने और इसी ने सिंचाई कर भी लगाया। अगला है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था। जजिया मतलब कि एक धार्मिक टैक्स था। जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि फिक्स कर लिया गया था कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, वहां पे जाते हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी टैक्स लगाया गया सबसे पहले फिरोज तुगलक के द्वारा। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी तथा शेरशाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो ये था फिरोज तुगलक। देखिए आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि हम जिसके बारे में भी शुरू कर रहे हैं, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो या फिर फिरोज तुगलक हो, जिसके बारे में भी शुरू कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर ले रहे हैं उससे रिलेटेड। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसकी जो भी सीरीज होगी ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए फायदेमंद होगी। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था, किसके द्वारा, तो ये भी था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे कि दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को बेहतरी से समझ सके। मतलब कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसने एक अनुवाद विभाग बनाया था। कारण ये था कि जो भी हिंदी तथा उर्दू दोनों अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं ये एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ सके। अगला है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, ये था फिरोज तुगलक था ये। देखिए होता क्या है कि ये ब्राह्मणों पे तो जजिया लगाता था लेकिन खुद के पैसे पे जो मुस्लिम थे उनको हज पर भेजता था। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा यह क्या था, तो दार उल सफा एक अस्पताल था जो एक खैरात पे बनाया गया था। मतलब कि चंदे के द्वारा जो बनाया गया अस्पताल था उसका नाम रखा जाता था दार उल सफा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नसीर उद्दीन महमूद। नसीर उद्दीन महमूद ये अंतिम शासक है तुगलक वंश का। इसके बाद एक हमला होता है और जो इनका शासन व्यवस्था है ये खत्म हो जाता है। इस समय जो हमला हुआ देखिए ये 1398 करीब तैमूरों का हमला हुआ। इसके बाद भी 2-3 छोटे राजा रहे लेकिन उनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर भारत पर आक्रमण किए ये था नसीर उद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक है। तैमूर का जो आक्रमण है ये 1398 में भारत पे हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। तैमूर का आक्रमण हो गया, उसके बाद जब तैमूर यहाँ से लूटपाट करके जाने लगा तो उसने जो एक नए वंश की स्थापना की ये थे सैयद वंश। देखिए सैयद वंश उनके ही लोग थे और उसने क्या किया कि सैयद वंश को यहाँ पे रख दिया, कहा कि तुम हमें पैसा देते रहना। तो अब जो तुगलक वंश है ये 1413-14 के आसपास खत्म हो जाता है और अब जो नया वंश आता है ये था सैयद वंश। अब तक हमने मध्यकालीन इतिहास में क्या देखा, पहले गुलाम 1206 से लेकर के 1290 तक, उसके बाद आते हैं खिलजी 1290 से लेकर के 1320 तक, इसके बाद आते हैं तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक, इसके बाद आएंगे सैयद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सैयद वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे, तो ये थे लोधी। देखिए सैयद के बाद लोधी आएंगे जो कि 1526 तक रहेगा जब तक बाबर भारत नहीं आ जाता है और मुगल वंश की नींव नहीं पड़ जाती है। अगला है कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ये था फिरोज तुगलक। ये गुलामों के लिए अलग से एक विभाग भी बनाया था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में क्या सही कथन है,
तो यहाँ पे जो चारों हैं हमने सही कथन को ही लिखा है। बलबन ने सबसे पहले एक आरिज विभाग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, मतलब घोड़ों पे निशान बनाने की पद्धति शुरू की गई अलाउद्दीन के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था, ये हमने आपको बताया है अभी ऊपर। तो ये जो चारों विकल्प हैं ये सही हैं। अगला है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं किसने लिखा? तो ये लिखा गया लोधी वंश के संस्थापक सिकंदर लोधी के द्वारा। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसको जाना जाता है? मतलब जो भी अनाज होता था उस पर से टैक्स समाप्त कर दिया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? अभी हम आपको बता रहे थे पीछे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में लोधी। लोधी वंश खत्म हो जाएगा कब? 1526 में, जब बाबर भारत आता है और यहाँ से मुगल वंश की नींव पड़ जाएगी। अगला है कि बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो कि गुलाम वंश का नहीं था। तो देखिए बलबन गुलाम वंश का था, ये 1266 से लेकर के 1286 तक रूल किया था, तो ये गुलाम वंश का था। इसके बाद इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का था, 1210 से लेकर 1236 तक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी गुलाम वंश का था, ये 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके अलावा करा इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी देखिए ये बाबर के युद्ध के समय की बात है, तो ये लोधी वंश का था, ये गुलाम वंश का नहीं था। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सुमेलित करिए, मतलब कि ट्रिक से मिलाइए कौन किसका सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है हमने सबको पहले से ही मिला दिया है। जैसे दीवान ए मुख्त खराज, ये एक राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनाया गया था। दीवान ए अमीर को ही, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ये एक कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया, ये एक दान विभाग था। और दीवान ए रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग पे काम करता था। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई हैं। 1336 में विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर दक्षिण भारत का राज्य है। देखिए एक चीज आपको बता दें कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी, जो भी हम पढ़ते हैं, ये आपको कहाँ का पढ़ा जाता है? क्या ये जो राजा थे पूरे देश में राज करते थे? मतलब आज का जो भारत है वहाँ पूरे देश में राज करते थे? तो बिल्कुल नहीं। ये राजा आप दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली। और जब ये मुगल वंश में आप जाएंगे तो आपको आगरा का देखने को मिलने लगेगा, कुछ हद तक बिहार का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत में इनका उतना प्रभाव नहीं था। तो दक्षिण भारत में उस समय क्या हो रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों का सही क्रम बताइए। सबसे पहले आता है बहलोल लोधी, 1451 से लेके 1489 तक। उसके बाद सिकंदर लोधी, 1489 से लेके 1517 तक। उसके बाद इब्राहिम लोधी, 1517 से लेके 1526 तक। देखिए यहाँ पे अगर आप लोधी वंश को देखेंगे तो यह 1451 से लेकर के 1526 तक, 1526 में खत्म हो जाएगा। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को कब हराया था? तो ये हराया था खातौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने एवं उस पर उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय लेता है, वो कौन है? यह है सिकंदर लोधी। मतलब सिकंदर लोधी है जो कि आगरा शहर का नींव डाला और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये था लोधी वंश का। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 की बात की गई है तो यह है ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध और किसके किसके बीच हुआ? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। एक तरफ थी विजयनगर और बीजापुर और दूसरी तरफ अहमदनगर और गोलकुंडा। ये चार ऐसे लोग थे जो कि आपस में लड़े और ये था ताली कोटा का युद्ध जो कि हुआ था 1565 में। तो ये आप ईयर और युद्ध का नाम दोनों याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये था वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व, मतलब कि भूमि पर टैक्स लिया जाता था। ये विजयनगर राज्य की मुख्य व्यवस्था थी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। मतलब जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके कुछ कथन थे टैक्स को लेकर, उसमें से क्या सही है? तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी।
बिल्कुल सही है। उस समय अगर आपकी भूमि ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है तो दोनों का टैक्स अलग अलग हो सकता है। ये टैक्स इस पे डिपेंड किया जाता था कि उसमें अनाज कितना निकल रहा है। कारखाने जो भी थे उसके जो प्राइवेट स्वामी थे, मतलब जो उसके मालिक थे, वो अलग से टैक्स देते थे जिसको कहा जाता था औद्योगिक कर। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अपनी मुद्रा विजय कृति में पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन है? ये है गंगा देवी। विजयनगर का पहला शासक जिसने ब्राह्मणियों से गोवा को छीना तो ये था हरिहर सेकंड। ये विजयनगर का पहला शासक था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सही कथन बताइए। इनमें से कथन दिया गया, आपको बताना है क्या सही है। तो नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन करके सालू वंश का शुरुआत किया। बिल्कुल सही है। जो नरसिंह सालू था इसने सबसे पहले संगम वंश को हराया और बाद में सालू वंश की शुरुआत की। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से हटाकर राज सिंहासन छीन लिया। कृष्णदेवराय के जो उत्तरवर्ती थे, मतलब उत्तराधिकारी थे, उनके भाई थे और उनका नाम था अच्युत देव राय। ये सारे हार्ड क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जब क्वेश्चन हार्ड बनाया जाएगा। आपने हमारी लुसेंट वाली सीरीज देखी होगी, उसमें लगभग 100 वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वो कौन था? तो ये था कुली कुतुब शाह। तो अगला है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे। इनका क्या मतलब है? अष्ट दिग्गज तो ये थे 8 तेलुगु कवि जिनको कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज बोला जाता था। कृष्णदेव राय, राजेंद्र चौल, हरिहर तथा बुक्का में से वह कौन है जिसको आंध्र भोज कहा जाता है? मतलब डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आंध्र भोज कौन है, तो ये है कृष्णदेव राय। अगर विकल्प देके पूछना हो तो पूछेगा कि इनमें से आंध्र भोज कौन है, ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय, राजेंद्र चौल, हरिहर बुक्का। तो आपको बताना होगा कि कौन। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था किसका? तो यह था तेलुगु साहित्य का, क्योंकि इसमें 8 तेलुगु के कवि रहते थे और जिनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर नगर की। नागलापुर नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। विजयनगर की स्थापना किसने की थी ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके लिए ये अगला क्वेश्चन होगा। देखिए हमने इस वीडियो में बताया है किसने की थी। 2 भाई थे, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किसके टाइम पीरियड पे? तो ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? यह आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी ये भी आया था दक्षिण भारत के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या था। तो ये एक इटली का यात्री था और ये देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देखिए इधर के क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, कई सारे लोग यहाँ पे उब भी रहे होंगे। कारण ये है कि ये दक्षिण का इतिहास है और कई बार आप इसे स्किप कर देते हैं। आप केवल दिल्ली शासन तक ही रह जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछकर आपको परेशान किया जाता है। वैदिक ग्रंथों में भास्कराय सारण को आश्रय प्राप्त है। किसका? भास्कराय सारण। ये मिला था इनको विजयनगर में, मतलब जो विजयनगर के राजा थे ये इनको अपने यहाँ रखते थे। वह स्थान जहाँ खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह है हम्पी। मतलब विजयनगर की जो पहली राजधानी थी ये हम्पी हुआ करती थी। बाद में आज के समय में ये वहाँ पे खंडहर आपको दिखता है। विजयनगर का शासक जिसे चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा तो ये था बुक्का प्रथम। मतलब जो विजयनगर का शासक था बुक्का, ये अपना एक राजदूत भेजा चीन के राजा के पास। अगला है कि विजय विठल मंदिर 56 क्षितिज स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पे अवस्थित है? मतलब कि जो विजय विठल मंदिर है यहाँ से संगीतमय स्वर निकलता है, ये अवस्थित है हम्पी में। हम्पी की गुफाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों? मतलब जो इतिहासकार बर्नी है वो कहते हैं कि भले इसके सुल्तान मुसलमान थे लेकिन यहाँ पे इस्लामी राज नहीं चलता था। कारण ये है कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अधिकतर आबादी हिंदू, सिख, ईसाई थे। अगला है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे। जो भी लोग अमीर थे ये कहाँ से थे? तो ये सभी तुर्क थे। सल्तनत काल की बात की गई है, मतलब कि 1206 से लेकर के 1526 तक की बात
की गई है। यहाँ पे देखिए अगेन वही है, सुमेलित कीजिए तो सुमेलित है। दीवान बंदगन फिरोज तुगलक ने बनाया था कृषि के लिए। दीवान मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान कोही मोहम्मद तुगलक ने बनाया दान दक्षिणा के लिए। और दीवान अर्ज बलबन ने बनाया अपनी जो भी कंप्लेन थी वो राजा तक पहुंचाने के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाइए, यहाँ जाकर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।